हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनबीरा ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 की बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 24 के बारे में बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 24, उसके अंदर हमने ब्लड यानी कि मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में बात की। इसका आज पार्ट 4 आज हम लेने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 लेकर 3 तक का बात की थी। उसके अंदर हमने मुख्यतः ब्लड के बारे में देखा, ब्लड किस प्रकार का सर्कुलेट होता है, कौन कौन से उसके संगठन के अवयव पाए जाते हैं और रक्त के अंदर किन किन चीजों का मिश्रण होता है। आज का अपना टॉपिक है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की हम बात करेंगे। क्योंकि हम सभी अपने को सभी को पता है कि जो ब्लड ग्रुप की जब भी बात आती है, यानी कि सभी मनुष्यों में रुधिर समान नहीं होता। एक प्रकार का रुधिर सभी मनुष्यों में नहीं पाया जाता। इसमें एक दूसरे से कई प्रकार से भिन्नता होती है। अनेक प्रकार से ब्लड क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि नॉर्मल सी बात करें तो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले कुछ विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रतिजन यानी कि एंटीजन पाए जाते हैं। उसके आधार पर हम रक्त को भिन्न भिन्न समूह पर बांटते हैं। यानी कि एक मुख्यतः फैक्टर हो गया आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जीवों में रक्त समूह भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब आरबीसी की सतह पर कुछ ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से अपने अंदर क्या रक्त समूह बनते हैं, ब्लड ग्रुप बनते हैं। अगर रक्त समूह की हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ न कुछ समानता और कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब वो समानता और भिन्नता क्या हो सकती है कि अपने को पता है कि जो एंटीजन यानी कि मुख्य रूप से हम बात करते हैं एग्लूटिनेशन यानी कि जो आपस में घुलना या मिलना, या एंटीबॉडीज या अनेक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण बनना, इस प्रकार की संरचनाओं के आधार पर मुख्यतः हम सभी प्रकार के रक्त समूहों को एक ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। उसे बोलते हैं एबीओ रक्त समूह। क्या कहते हैं उसे? एबीओ रक्त समूह या एबीओ तंत्र। क्या कहा जाता है? एबीओ रक्त तंत्र, एबीओ रक्त तंत्र उसे कहा जाता है। अब एबीओ रक्त तंत्र होता क्या है, अपने को पता होना चाहिए कि एबीओ रक्त तंत्र को सबसे पहले बताया था लैंड स्टीनर ने। किसने बताया था? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने सबसे पहले एबीओ रक्त समूह के बारे में बताया था। इसमें दो प्रकार की एंटीजन होती है। किसके अंदर? एबीओ रक्त के अंदर। इसके अनुसार जो एंटीजन होती है वो क्या होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। दो प्रकार की एंटीजन पाई जाती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जो रक्ताणुओं की यानी कि आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है ये दोनों? आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर दोनों पाई जाती है। और ये होती क्या है? ये होती है, हमने पहले ही पढ़ा है इनके बारे में, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स ये होती है। मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। प्लाज्मा में दो ही प्रकार के एंटीजन और दो ही प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है। अब एंटीजन एक और एंटीबॉडीज क्या होती है? दो प्रकार की। कौन सी? स्मॉल ए और स्मॉल बी। दो ही प्रकार की क्या पाई जाती है? ये दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है, दो ही प्रकार की। ठीक है। मानव जाति के सदस्यों में उपस्थित एंटीजन या एंटीबॉडीज में विभेद के आधार पर रुधिर के 4 समूह होते हैं और उन चारों समूहों के बारे में हम बात करेंगे। अब ये 4 समूह क्या होते हैं, किस प्रकार के ब्लड के अंदर 4 ग्रुप्स पाए जाते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य रूप से पाए जाने वाले रक्त समूहों के बारे में। रक्त समूह की टेबल बनाएंगे, उसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले रुधिर का समूह लिखेंगे, रक्त समूह। फिर किसकी बात करेंगे? फिर बात करेंगे प्रतिजन, एंटीजन की बात करेंगे हम। फिर प्रतिजन के बाद में किसकी बात करेंगे? प्रतिरक्षी की। किसकी? प्रतिरक्षी की। प्रतिरक्षी की बात करेंगे। अब ये किसको रक्त दे सकता है?
रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। इस प्रकार के हम एक टेबल बनाएंगे। अब इसके अंदर हम बात करेंगे ऐसे, एक तरफ हम लिखेंगे रक्त समूह, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से, और इसको भी बना लेते हैं इस प्रकार। पहले ब्लड ग्रुप लिखेंगे, फिर इसका एंटीजन, फिर इसकी एंटीबॉडी, फिर इसका जिसको ब्लड ये दे सकता है और ये जिससे ब्लड ले सकता है। ये चार चीज हम नोट करेंगे। अब एंटीजन एंटीबॉडीज क्रमशः कितना होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले बारे में बात करते हैं रक्त का। तो सबसे पहले रक्त समूह की बात करेंगे। वो हम रक्त समूह की किसकी बात करेंगे, हम मुख्यतः सबसे पहले ए बी और रक्त समूह के स्टार पर आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए के बारे में। किसके बारे में, रक्त समूह ए। अब ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन क्या पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाता है कैपिटल ए प्रकार। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए प्रकार का, और एंटीबॉडीज क्या पाई जाएगी, स्मॉल बी टाइप की। कौन सी, स्मॉल बी टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाएगी। अब ए रुधिर वर्ग वाला जो जीव है या जंतु है या मनुष्य है, वो किसको रक्त दे सकता है, ए रुधिर वाला दे सकता है, ए और ए बी वाले रक्त समूह को। किसको दे सकता है, ये दे सकता है ए और ए बी रक्त समूह वाले को ये रक्त डोनेट कर सकता है, रक्त दे सकता है। और ये किस से ले सकता है, ये ले सकता है मुख्यतः ओ वर्ग वाले से और ए ब्लड ग्रुप वाले से, ओ वाले से और ए ब्लड ग्रुप वाले से ये रक्त ले सकता है। कौन सा वाला रुधिर वर्ग की बात कर रहे हैं हम रुधिर वर्ग की बात कर रहे हैं ए रुधिर वर्ग के बारे में। इसके आगे हम बात करेंगे दूसरा अपना जो है, दूसरा कौन सा है, दूसरा जो रुधिर वर्ग है वो है अपने, इसको थोड़ा बॉक्स बंद कर देते हैं। इस प्रकार की संरचना बनेगी। इस प्रकार की संरचना के बाद दूसरा जो ब्लड की बात करेंगे, दूसरा ब्लड कौन सा लेंगे ग्रुप का, ब्लड ग्रुप में हम लेंगे बी प्रकार का। कौन सा, बी प्रकार का ब्लड ग्रुप हम लेंगे। अब आप सभी को पता है कि अगर बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, बी प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा, एंटीजन बी प्रकार का पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, ए स्मॉल ए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब ब्लड ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एंटीजन ए बी और एंटीबॉडीज स्मॉल ए प्रकार की है। तो ये रक्त किसको मुख्य रूप से दे सकता है। अब किसको रक्त ये दे सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो रुधिर वर्ग है, इस रुधिर वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वो अपने समान वाले बी वाले को और ए बी रक्त समूह वाले को दे सकते हैं, बी वाले को और ए बी रक्त समूह वाले को दे सकते हैं। ठीक है, दोनों रक्त समूह वाले को ये दे सकते हैं। और रक्त लेने की जब भी बात आएगी तो बी रुधिर वर्ग वाले ओ वर्ग ब्लड ग्रुप वालों से रक्त ले सकते हैं और बी रुधिर वर्ग वालों से ये ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने मुख्यतः किन की बात की है, हमने मुख्यतः ए और बी ब्लड ग्रुप के मनुष्यों की बात की है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में अगला जो लेंगे वो लेंगे हम ए बी से, ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा लेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप। पहला लिया था ए, दूसरा लिया था बी, तीसरा कौन सा लेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप हम
लेंगे। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर मुख्यतः एंटीजन क्या पाए जाएंगे, एंटीजन दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, ए भी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा। ठीक है, ए बी वर्ग समूह रुधिर वर्ग के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रकार के पाए जाएंगे और इसके अंदर एंटीबॉडी क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। एंटीबॉडी क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। ए बी दोनों प्रकार के एंटीजन, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेगी। अब ये ए बी ब्लड ग्रुप है जो किसको रक्त दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसको रक्त दे सकता है, तो याद रखिएगा ए बी ब्लड ग्रुप है वो केवल अपने रुधिर वर्ग वाले जीवों को ही रक्त दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप है जो केवल अपने रुधिर वाले रक्त को ही दे सकता है, ए बी वाले को। लेकिन जब भी लेने की बात आएगी तो ये सभी प्रकार के कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, रक्त समूह ए और बी और ओ, सभी प्रकार के रक्त समूहों से ये रक्त ले सकता है। इसी के आधार पर हम इसे कहते हैं सर्वग्राही। क्या कहते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। और इसको भी हम बंद कर देते हैं। इसके बाद अगर ब्लड ग्रुप की हम बात करेंगे तो इसके बाद जो अपना ब्लड ग्रुप है वो कौन सा प्रकार का ब्लड ग्रुप रहेगा, वो रहेगा अंतिम है ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप। कौन सा, ब्लड ग्रुप ओ, या जिसे जीरो भी कहा जाता है, ब्लड ग्रुप नो, नन ब्लड ग्रुप, ऐसे भी इस प्रकार इसको कहा जाता है अलग अलग उच्चारण की क्षमता के आधार पर। तो इसके ब्लड ग्रुप ओ की जब हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे तो अपने को पता रहना चाहिए कि ब्लड ग्रुप ओ जिसका है यानी कि रुधिर वर्ग ओ वाले जो सामान्य मनुष्य है उनके अंदर एंटीजन क्या होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। एंटीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और एंटीबॉडी होती है वो क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी ए तथा बी, ए तथा बी दोनों प्रकार की पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या पाई जाती है, ए तथा बी दोनों प्रकार की पाई जाती है। अब इसके रुधिर वर्ग ओ वाले को किन को रक्त दे सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि रुधिर वर्ग ओ वाला मुख्यतः ए रुधिर वर्ग वाले इसको दे सकता है, ए वाले को, ये रुधिर वर्ग बी वाले को भी दे सकता है, यह रुधिर वर्ग ए बी वाले को भी दे सकता है, रुधिर वर्ग ए बी वाले को भी ये दे सकता है, ये रुधिर वर्ग ओ वाले को भी ये रक्त दे सकता है। यानी कि ये सभी प्रकार के रक्त समूह या रक्त वर्गों वाले को ये रक्त दे सकता है। अब लेने की जब भी बात आएगी तो ये जो और रुधिर वर्ग वाले जो मनुष्य हैं वो केवल मुख्य रूप से अपनी ही वर्ग के सदस्यों या जीवों या मनुष्यों से ही रक्त ले सकते हैं। तो केवल ओ वर्ग वाले ही जो जीव रहेंगे उनसे ही ये क्या ले सकता है, रुधिर ले सकता है। इस प्रकार की चीजों को समझना का अपने को प्रयास करना चाहिए कि रुधिर वर्गों की जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है इनका रुधिर वर्ग और किस प्रकार की चीजें पाई जाती है। अब रुधिर वर्ग ओ वाले में आपने एक चीज नोटिस की है कि देखो ये सभी प्रकार के रक्त समूहों को वाले मनुष्य को रक्त दे सकता है। तो इसी के आधार पर ओ रुधिर वर्ग वाले को क्या कहा जाता है, सर्वदाता या क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये सभी को अपना रक्तदान कर सकता है या दे सकता है, लेकिन ले केवल और केवल अपने ही वर्ग के सदस्यों से ले सकता है। लेकिन याद रखना भारत के अंदर मुख्यतः ए रुधिर वर्ग वाले जो जीव हैं उनकी संख्या 23.5%। ए रुधिर वर्ग वाले जो मनुष्य है उनकी संख्या 23.5% है। कितनी है,
23.5% जो मनुष्य है उनका रुधिर वर्ग ए होता है। बी की हम बात करेंगे तो बी रुधिर वाला होते हैं वो भारत के अंदर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं 34.5%। भारत के अंदर पाए जाने वाली संपूर्ण जनसंख्या के अंतर्गत बी रुधिर वर्ग सर्वाधिक पाए जाने वाला रुधिर वर्ग। और उसी के आसपास बात करेंगे ए बी रुधिर वर्ग है वो सबसे कम पाया जाता है, वो केवल 7.5% पाया जाता है। और ओ रुधिर वर्ग है वो भी 34.5% पाया जाता है, यानी कि मुख्यतः ओ ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप समान मात्रा में भारत के अंदर पाए जाते हैं। भारतीयों में प्रतिशतता की हमने बात कर ली है। तो इस प्रकार हमने मुख्य रूप से ये किसकी बात की है, ब्लड ग्रुप की बात की है। अब आरबीएससी इसके बारे में क्या कहती है वो भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। तो आरबीएससी भी ये कहती है कि यदि किसी के रुधिर में उससे भिन्न रुधिर का समूह भिन्न रुधिर समूह या रुधिर वर्ग का या ब्लड ग्रुप का ब्लड मिला दिया जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण उसके रक्ताणु परस्पर चिपक कर एक गुच्छा या कोगुलेशन बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम एगुलिनेशन यानी कि आश्लेषण या समूहन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर समूह मिलान किए बिना ही दे दिया जाए तो उस क्रिया के कारण उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बात करेंगे कि जो और रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को सर्वाधिक दाता कहा जाता है क्योंकि इनके रुधिर वर्ग दूसरे समूह के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इनके रक्ताणुओं में कोई भी एक ऐसी एंटीजन नहीं होती है जो किसी भी प्रकार का समूहन कर सके। इंपॉर्टेंट चीज है, हमने अभी यही पढ़ी है कि इसके रक्ताणुओं में कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं होती जो समूहन कर सकते हैं। रुधिर ए बी वर्ग जो हमने बात की ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, उन व्यक्ति में ए बी रुधिर को वाले रुधिर को ही दे सकता है, लेकिन वो ले सबसे सकता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज कोई भी प्रकार की पाई नहीं जाती है। इसलिए इनको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे मुख्य रूप से अपना जो अगला टॉपिक है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या आरएच तंत्र की बात करेंगे, जो रिसस मकाका रिसस मंकी के अंदर इसको लैंडस्टीनर और विनर ने इसको बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरएच फैक्टर, इसको हम आगे इसकी टेबल बनाते हैं। इस चैप्टर में अब अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, अगला टॉपिक है अपना आरएच तंत्र। क्या है आरएच तंत्र? आरएच तंत्र क्या होता है? देखो आरएच सिस्टम की बात करेंगे। आरएच तंत्र क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसको समझने से पहले अपने को एक बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि अपने को पूरा ब्लड का संगठन यानी कंपोजिशन पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं आरएच सिस्टम या आरएच तंत्र होता क्या है। देखिएगा वैज्ञानिक थे तो एक वैज्ञानिक था लैंडस्टीनर और दूसरा वैज्ञानिक का नाम है विनर। लैंडस्टीनर और विनर ने मकाका रिसस जो बंदर होता है, मकाका रिसस बंदर, ठीक है, लैंडस्टीनर तथा विनर ने मकाका रिसस बंदर के अंदर इस आरएच सिस्टम की खोज की। आरएच सिस्टम की खोज की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब जो लैंडस्टीनर और विनर ने क्या ऐसा देखा कि उन्होंने इसके बारे में बताया और इसको लोगों को समझाना शुरू किया, और ये आज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम ब्लड किसी का अंदर ब्लड चढ़ाते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं उसमें। तो ये तंत्र क्या होता है कि ये मुख्यतः होता है आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले जो आरएच एंटीजन की प्रेजेंट और अब्सेंस के आधार पर क्या होता है, आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले आरएच कारक, आरएच फैक्टर की, आरएच कारक की अनुपस्थिति, आरएच कारक की अनुपस्थिति तथा आरएच कारक की अनुपस्थिति तथा उपस्थिति के आधार, अनुपस्थिति तथा उपस्थिति के आधार पर। ये बात किसने की थी? ये बात लैंडस्टीनर तथा विनर ने कही थी। इन्होंने कहा था कि आरबीसी की सतह पर कुछ ऐसे कारक पाए जाते हैं जिनकी प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर उन्होंने आरएच सिस्टम बताया। लेकिन ये होता क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। याद रखना कि जिन व्यक्तियों के अंदर आरबीसी की सतह पर आरएच
कारक या फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें तो हम कहते हैं RH नेगेटिव, और जिसके ऊपर RH कारक या RH फैक्टर पाया जाता है उसे बोलते हैं RH पॉजिटिव। कैसे कि मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है ए। अब इस ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर बात करेंगे। आरबीसी की सतह पर ये जो RH फैक्टर है, ये RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बोलेंगे ए पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी आरबीसी की सतह पर RH फैक्टर नहीं है तो इसे बोलेंगे ए नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि RH फैक्टर क्या कहेंगे कि जिस व्यक्ति के रक्ताणुओं की सतह पर, आरबीसी की सतह पर अगर RH फैक्टर उपस्थित है तो उसे बोलेंगे RH पॉजिटिव वाला। अगर वो ए ब्लड ग्रुप वाला तो ए पॉजिटिव होगा, वो बी ब्लड ग्रुप वाला है तो बी पॉजिटिव, ओ वाला तो ओ पॉजिटिव, या ए बी वाला तो ए बी पॉजिटिव, इस प्रकार होगा। अगर ये नहीं है तो इसे एब्सेंट या नेगेटिव कहा जाता है। जिसमें इसका अभाव होता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं, लगभग 93% इंडियंस पॉपुलेशन होती है वो RH पॉजिटिव है। क्या है, RH पॉजिटिव, उनके अंदर RH पॉजिटिव पाया जाता है, RH फैक्टर उनकी सतह। केवल 7% ऐसे लोग हैं जिनके आरबीसी की सतह पर ये फैक्टर नहीं पाया जाता है और वो क्या होते हैं, RH नेगेटिव पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन पाए जाते हैं, RH पॉजिटिव वाले जिनको। RH एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से कोई भी एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नहीं पाई जाती। यदि RH नेगेटिव के व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाए, यदि RH नेगेटिव के व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो RH नेगेटिव व्यक्ति में RH एंटी RH, यानी कि अब RH नेगेटिव वाले को बार बार अगर RH पॉजिटिव ब्लड दोगे तो जो RH नेगेटिव वाला जो व्यक्ति रहेगा उसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगी और इस क्रिया को बोलते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों एक ही जाति के हो जाते हैं। याद रखना, आइसो इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि यदि किसी भी RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव रुधिर दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि उस RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा कि एंटी RH एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाएगी और इस प्रकार इस क्रिया को बोलते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। और ये एंटीजन व एंटीबॉडी जब दोनों एक ही जाति की हो जाती है तो इस क्रिया का हम संश्लेषण देखते हैं। लेकिन क्या होता है, यदि RH नेगेटिव की कोई माताएं हैं और अधिकतर या बार बार RH पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस रोग होता है। क्या होता है, यदि कोई RH नेगेटिव माताएं हैं, एक से अधिक बार RH पॉजिटिव शिशुओं से गर्भ धारण करती है, कहने का मतलब है कि उसका हस्बैंड क्या है, RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो RH कारक के कारण गंभीर समस्या भी पैदा हो जाती है। अगर RH कारक वंशागत होता है, नॉर्मल सी बात करें तो RH कारक अगर वंशागत होता है तो RH पॉजिटिव प्रभावित होता है, RH नेगेटिव अप्रभावित होता है। ये अपने को पहले ही पता था कि अगर RH कारक अगर वंशागत होता है तो RH पॉजिटिव प्रभावित होता है, नेगेटिव क्या होता है, अप्रभावित होता है। RH नेगेटिव माता से उत्पन्न RH पॉजिटिव शिशु पिता से RH कारक प्राप्त करता है और बनने वाली संतान RH पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, लेकिन गर्भस्थ RH पॉजिटिव जो शिशु होता है उसमें प्रसव के समय क्या होता है, प्रसव के समय RH एंटीजन माता के रुधिर में अंदर प्रवेश कर जाता है और माता का रुधिर कैसा है, RH नेगेटिव है, शिशु कैसा है, RH पॉजिटिव है। कुछ कण प्रसव क्रिया के दौरान माता के रुधिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। माता के रुधिर में इस एंटीजन के कारण एंटी RH एंटीबॉडी भी उत्पन्न हो जाती है, यानी इस एंटीजन के कारण अब एंटी RH एंटीबॉडी उसके माता के रुधिर के अंदर क्या हो गई है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये एंटीबॉडी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती कि प्रथम बार उत्पन्न होला, यानी कि पहली बार अगर प्रसव क्रिया में अगर वो RH पॉजिटिव वाले RH नेगेटिव के अंदर ब्लड के अंदर कुछ कण चले जाए तो पहली बार में क्या होता है कि इतनी ज्यादा उत्पन्न नहीं होती कि होने वाला जो शिशु है, प्रथम बार होने वाला शिशु को क्या कर सके, हानि पहुंच सके। लेकिन बाद में जब भी कभी भी गर्भ धारण की स्थिति पैदा होती है
तो माता के रुधिर में जो एंटी-आरएच एंटीबॉडी बनी है, जो किससे बनी है? पॉजिटिव वाले से लेकर बनी है, प्रथम संतान से बनी। एंटी-आरएच एंटीबॉडी बनी है, वो अपरा प्लेसेंटा होता है ना, माता से शिशु के मध्य संपर्क स्थापित करने वाली एक नलिकाकार संरचना, अपरा द्वारा गर्भस्थ शिशु के रुधिर में पहुंचकर शिशु को एक घातक रोग, उस घातक रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। क्या नाम है उस रोग का? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। क्या रोग का नाम है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। उस शिशु को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं। अब ये रोग से क्या होता है कि इस रोग से जो ग्रसित शिशु हो जाता है उसे हम रिसस शिशु कहते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। सामान्यतः इसका जो मुख्य रूप से बात करते हैं जन्म समय से पूर्व होता है, क्योंकि इसमें रक्ताल्पता पाई जाती है। शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वच्छ कर रुधिर द्वारा प्रतिस्थापित करके शिशु को हम बचा सकते हैं। पूरे के पूरे ब्लड को स्वच्छ कर सकते हैं और फिर वापस उसके अंदर क्या कर सकते हैं? वापस उसके अंदर रुधिर प्रतिस्थापित करके इसको वापस इसकी जान बचाई जा सकती है शिशु की। अब प्रसव से ठीक पूर्व पहले, यानी कि प्रसव क्रिया से ठीक पहले 72 घंटे पहले अगर आरएच माता को एंटी-आरएच नेगेटिव बॉडी का इंट्रैक्शन या इंजेक्शन दे दे शिशु को भी बचाया जा सकता है। ये इसके निदान की बात करती है। तो इस प्रकार अपना जो टॉपिक था आरएच सिस्टम वो पता चल गया। आरएच सिस्टम लैंडस्टीनर तथा वीनर ने मकाका-रिसक बंदर के अंदर इसकी खोज की थी। उन्होंने कहा था कि आरबीसी की सतह पर कुछ ऐसे आरएच कायक पाए जाते हैं, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्यों के अंदर क्या पाए जाते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिविटी पाई जाती है। जिसके अंदर ये आरएच का कारक पॉजिटिव होता है, पाया जाता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव प्रकार का, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, वो पॉजिटिव। अगर नहीं है तो नेगेटिव कहेंगे। फिर क्या होता है कि अगर नॉर्मल सी बात की जाए तो ये किसी भी बार बार नेगेटिव वाले को पॉजिटिव रुधिर दे दी जाए तो एंटी एगुलेशन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? एंटीबॉडी और एंटीजन एक ही जाति की बन जाती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस की बात की हमने। इसमें क्या होता है कि जब आरएच नेगेटिव वाली माता का विवाह आरएच पॉजिटिव वाले पुरुष से हो जाए या आरएच पॉजिटिव युक्त शिशु तो धारण करे वो, तो उसमें प्रथम बार तो कुछ नहीं होता, लेकिन द्वितीय बार के शिशु अंदर क्या होता है कि शिशु को रोग हो जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, और इसको बोलते हैं रिसस शिशु। इसको वापस है जो इसके रक्त को छानकर या स्वच्छ करके वापस इसमें इंजेक्शन देकर इस प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है, इनको बचाया जा सकता है। तो ये आरएच तंत्र आज हमने इस पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के जो टॉपिक बचे हैं वो है आगे अपना है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म या ब्लड कोगुलेशन की हम बात करेंगे, मुख्य रूप से जो इस टॉपिक से रिलेटेड ही है। तो आज अपने इस पार्ट 4 के अंदर मुख्यतः हमने ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा की है और आरएच सिस्टम के बारे में बात की है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड रखा गया है 2021 के अंदर भी। इसके अंदर अपने को क्वेश्चन क्या बनता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बारे में पता होना चाहिए, आइसोओवुलेशन इमाइनेशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरे तीसरे की बात करें तो सर्वाधिक दाता ग्रुप यानी कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिप्टर यानी कि सर्वग्राही ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय के अंदर कितनी संख्या, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, आरएच सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग के बारे में तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना ही पड़ेगा। इसके आने वाले पार्ट के अंदर हम आगे की चीजों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप कंप्लीट नोट्स बनाइए और इस एनवीरिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।